दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की यह सीरीज। साहित्य की एक झलक सीरीज इस समय चल रही है, आप लोग देख ही रहे हैं लगातार। साहित्य की एक झलक सीरीज संख्या 26 आज आप लोगों को मिल रही है। इससे पहले 25 सीरीज हो चुकी हैं और ये एकदम मुफ्त दी जा रही है, एकदम फ्री दी जा रही है। इसके लिए कोई चार्ज किसी का नहीं लग रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर साहित्य की एक झलक लिखकर भेज दीजिए, तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये सीरीज आपको मिल जाएगी हमारे इस नंबर पे। इस नंबर पर साहित्य की एक झलक लिखकर भेजेंगे तो ये सीरीज आपको भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगा और अल्टरनेट ये सीरीज लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं साहित्य की एक झलक सीरीज 26 में। साथ ही एक और सूचना दे दें आप लोगों को, 25 जुलाई से यानी 25/7/2022 25 जुलाई से यानी सोमवार से UPHESC के लिए नया बैच प्रारंभ हो रहा है। इकाई 1 हिंदी भाषा का विकास से। UGC नेट के लिए भी हिंदी भाषा का विकास से ही नया बैच आपको सोमवार से मिलेगा। तो यदि आप UPHESC हायर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, UGC नेट के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भर चुके हैं और बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि कब हिंदी भाषा का विकास यानी प्रारंभ से वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्रारंभ से कक्षा प्रारंभ होगी। तो सोमवार से प्रारंभ होने जा रहा है। लगातार एडमिशन जारी है, कल से ही लगातार एडमिशन चल रहा है। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? आपका उत्तर हो जाएगा A, अज्ञे के द्वारा। नई कविता की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? वर्जना और कुंठा से मुक्ति, क्षणवाद, अनुभूति की सच्चाई, बुद्धिमूलक, यथार्थवादी, नकारात्मकता। तो आपका उत्तर हो जाएगा A, 1, 2, 3। इसमें बुद्धिमूलक, यथार्थवादी, नकारात्मकता नहीं है। नई कविता की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें वर्जना और कुंठा से मुक्ति है, क्षणवाद है और अनुभूति की सच्चाई है। प्रश्न संख्या 3 देखें। नई कविता के बारे में किसने क्या कहा है का सत्य कथन कौन सा है? अज्ञे ने नई कविता की विशेषता अनुभूति की विशिष्टता माना है। गिरिजा कुमार माथुर ने अनुभूति की साधारणता को माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि नई कविता मूलतः एक परिस्थिति के भीतर पलते हुए मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता है। विकल्प है आपका 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा A, 1 और 2। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नहीं कहा है, यह मुक्तिबोध ने कहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठें आप लोग। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएँ उन्हें ज़रूर लिख लिया करें। और PDF तो आप लोगों को सुबह उपलब्ध करा ही दिया जाता है व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पर यह तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का नहीं, मुक्तिबोध का कथन है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय किसे है? आपका उत्तर हो जाएगा A, विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न देखें। आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थिति है। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा D, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको तो मैंने पढ़ा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। मैं आपको सोर्स बता दूं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। भाषा, संवेदना और सर्जन अगर आपने पढ़ा है रामस्वरूप चतुर्वेदी का तो आपको यह कथन वहीं मिलेगा। मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ, भाषा, संवेदना और सर्जन, रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो रचना है उसी में यह कथन आपको मिलेगा। नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षादंश की कविता है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा B, अज्ञे का कथन है। निम्न में से रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन कौन सा है? कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। नई कविता में
समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। विकल्प है आपके पास 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2, तीसरा नहीं, क्योंकि ये तीसरा भी कथन मुक्तिबोध का है। तीसरा जो कथन है यह मुक्तिबोध का है। ध्यान देना आप, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का नहीं है बल्कि मुक्तिबोध का कथन है। बाकी पहला और दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नई कविता पत्रिका जो कि जगदीश गुप्त का है, इसका आरंभ कब हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1954 में आरंभ हुई नई कविता पत्रिका। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा है? विजय देव नारायण, जगदीश गुप्त, उदय प्रकाश, प्रेम नारायण। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। सहजता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। गीत फरोश भी है, चकित है दुख भी है, त्रिकाल संध्या भी है। मदन वात्स्यायन का मूल नाम क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी लक्ष्मी निवास सिंह। ये मदन वात्स्यायन का मूल नाम है। मूल नाम भी ध्यान रखना, कभी कभी टीजीटी पीजीटी जैसी छोटी छोटी परीक्षाओं में मूल नाम पूछा जाता है। नई कविता की विशेषता क्या है? इसमें क्षणवादी चेतना विद्यमान है, इसमें युगवाणी चेतना भी विद्यमान है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी 1 और 2 दोनों सही है। जो नई कविता है उसमें क्षणवादी चेतना भी है और युगवादी चेतना भी है। निम्न में से नामवर सिंह का कथन कौन सा है? यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। इसमें से नामवर सिंह का कथन कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2 है। यानी नामवर सिंह ने पहला भी कहा है, दूसरा भी कहा है, लेकिन तीसरा नहीं कहा है। फिर तीसरा किसका है? तीसरा है रामविलास शर्मा का। ध्यान रखिएगा, ये जो कथन है मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है, यह रामविलास शर्मा ने कहा है। कॉपी पेन अगर है आपके पास तो जरूर लिख लें, रामविलास शर्मा। बाद के जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं, किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मैंने निर्मला जैन पढ़ा है। भाई अगर निर्मला जैन पढ़ा है मुक्तिबोध के बारे में, तो मुक्तिबोध के बारे में निर्मला जैन ने क्या कहा है? गौर से सुन लीजिए। निर्मला जैन ने कहा मुक्तिबोध की भाषा के बारे में कि उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त है। यह निर्मला जैन ने कहा है। अगर आपके मन में मैनेजर पांडे आ रहे हैं तो ध्यान देना, मैनेजर पांडे ने मुक्तिबोध के बारे में क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध फैंटेसी का जब जब उपयोग करते हैं सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए, ये मैनेजर पांडे ने कहा है। अगर आपके मन में अशोक वाजपेयी आ रहे हों तो अशोक वाजपेयी ने कहा है कि मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं, ये अशोक वाजपेयी ने कहा है। जबकि जो प्रश्न में कथन दिया गया है उसका उत्तर होगा आपका डी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि बाद के जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। अगले प्रश्न पर आने से पहले एक और चीज़ बता दें आप लोगों को, इस समय जो बैच चल रहा है पेड बैच, उसमें आखिरी वाली इकाई अंतिम इकाई चल रही है। अंतिम इकाई में जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो हो रहा है चीड़ों पर चांदनी, आपहुदरी, एक कहानी यह भी। तो चीड़ों पर चांदनी तो आप लोगों ने खैर पढ़ा भी होगा क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, UPHSC हायर के पाठ्यक्रम में है। चीड़ों पर चांदनी पढ़ा है ना आप लोगों ने? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे लगता है चीड़ों पर चांदनी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई है।
और इसमें जो 3 अध्याय हैं, पहला अध्याय उत्तरी रोशनियों की ओर है, जिसमें 3 खंड है। आप देखेंगे वृक्त और एक उदास नगर, रोती हुई ममेड़ का शहर, उत्तरी रोशनियों की ओर, सफ़ेद रातें और हवा। जो दूसरा खंड है चीड़ों पर चांदनी, उसमें आप देखेंगे कि 5 हैं, दिल्ली से एक संस्मरण और वर्तराम के एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना चीड़ों पर चांदनी। और जो तीसरा खंड है देहरी के बाहर, लैक्सनेक्स एक इंटरव्यू, काफका और चापेक समकालीन चेक साहित्य, देहरी के भीतर चेखों के पत्र। तो ये सब दिया गया है उसमें। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि अगर आपने चीड़ों पर चांदनी पढ़ा है तो रोती हुई ममेड़ का शहर, उत्तरी रोशनियों की ओर जो पहला खंड है उसमें रोती हुई ममेड़ का शहर किस शहर को कहा है लेखक ने? वृक्त और एक उदास नगर में किसे उदास नगर की संज्ञा दी गई है? किसे उदास नगर की संज्ञा दी गई है? और रोती हुई ममेड़ का शहर जो अध्याय है उसमें किस शहर को रोती हुई ममेड़ का शहर कहा गया है? और जो पहला अध्याय है वृक्त एक उदास नगर, उसमें वृक्त का जो नाटक है वो कौन सा नाटक लेखक देख रहा है जिसके बारे में लिखा है? और फिर उसी के बाद नाटक के बाद उसका एक कथन भी है वहीं पर। जब नाटक देख रहा है फिर नाटक के बारे में कहता है कि नाटक मंच पर खेलने की चीज़ नहीं, वो जीने की सक्रिय कला है। हर परिचित पुरानी चीज़ नए सिरे से छूने की अपेक्षा है ताकि हम उसे आज का इस क्षण का धड़कता सत्य दे सकें। तो जब नाटक देखता है तब ये कथन कहता है। तो वृक्त का कौन सा नाटक चल रहा होता है थिएटर में जिसे वो देखने जाता है? और चलिए ठीक है, इतना ही बताइएगा कि वृक्त एक उदास नगर में उदास नगर किसे कहा गया है? रोती हुई ममेड़ का शहर में किस शहर को रोती हुई ममेड़ का शहर कहा गया है? तो ये 2-3 प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। और ये जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया, जो डायरी लिखी गई चीड़ों पर चांदनी, इसमें लेखक ने एक जगह उल्लेख किया है कि मुझे अपनी यात्रा की विस्तृत डायरी लिखनी होगी। यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव किसने दिया था? एक प्रश्न और आपके लिए। तो ये 2-3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। देखते हैं कि कितने लोग इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है उसके लिए एडमिशन जारी है। उसके लिए शेड्यूल ये है, कई लोग कहते हैं सर शेड्यूल बता दीजिए, शेड्यूल क्या होगा आपके यहाँ? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ शेड्यूल। सुबह 10 बजे डेली आपको PDF नोट्स मिलेगा। सुबह 10 बजे डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा। जिस टॉपिक पर टेस्ट सीरीज देंगे उसी टॉपिक पर दोपहर में 2:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर देंगे। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास समय नहीं है, 2:30 बजे हम नहीं देख पाएंगे। भाई ये वीडियो 2:30 बजे जो मिलेगा वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, टाइम का बाउंडेशन नहीं है। हमारे लगभग 70-80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं विद्यालय में लगे हैं, कहीं ना कहीं किसी जॉब में हैं। तो 2:30 बजे भेजने का समय मेरा है, आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी समय उसको देख सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर होता है लेकिन पब्लिश नहीं होता है। जिनको व्हाट्सएप पर वीडियो का लिंक मिलेगा वही देख सकते हैं। फिर उसी टॉपिक पर रात में 9 बजे लाइव क्लास कराई जाएगी, ये भी यूट्यूब पर होगा, वीडियो पब्लिश नहीं होगा। आपको आपके व्हाट्सएप पर वीडियो का लिंक मिलेगा। तो खैर मैंने आप लोगों का 1 मिनट समय ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्न कवियों का सही क्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। पहले होंगे शमशेर बहादुर 1911, भवानी प्रसाद 1913, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर सहाय 1929। नरेश मेहता की रचना संशय की एक रात में राम के मन में युद्ध के प्रति संशय दिखाया गया है। इस 4 खंड की रचना में पहला खंड या सर्ग कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, सांझ का विस्तार और बालू तट, ये पहला है। ये 4 के चारों जो खंड आप देख रहे हैं वो संशय की एक रात का है। कभी अगर प्रश्न पूछा जाए कि संशय की एक रात में कितने खंड हैं तो 4 खंड हैं। चारों खंडों का नाम मैंने यहाँ दे दिया। पहला खंड प्रश्न में पूछा मैंने, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, सांझ का विस्तार और बालू तट। नरेश मेहता का समय देवता कविता किसमें संकलित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, मेरा समर्पित एकांत। बाकी ये 4 की चारों जो रचनाएं हैं, जो संग्रह हैं, ये सब के सब नरेश मेहता की हैं। लेकिन समय देवता किसमें संकलित है यह मैंने पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेरा समर्पित एकांत।
नरेश मेहता का प्रबंध काव्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी प्रबंध काव्य है, चाहे संशय की एक रात हो, चाहे महाप्रस्थान हो, चाहे प्रवाद पर्व हो, चाहे सबरी हो। ये चार के चारों जो रचनाएं हैं ये चारों प्रबंध काव्य हैं। धर्मवीर भारती के किस काव्य संग्रह को कैशोर भावुकता का काव्य कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, ठंडा लोहा को कहा जाता है। रघुवीर साहब के संदर्भ में किसने कहा है कि भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखें, रघुवीर साहब के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध के बारे में किसने कहा है कि यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले वीटनिकों और अकवितावादियों के विरुद्ध है? तो यह कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का अगर आपने दूसरा इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है, ज्यों ज्यों सीता हूँ। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ लिखा है सड़क वहाँ लिख दो प्यार, फ़र्क नहीं पड़ता। यह पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। और ये दोनों पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 22 और 23 ध्यान रखिएगा। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल डाला, वंचक है वह। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, धर्मवीर भारती की यह काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें, अपने यहाँ जनतंत्र एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की आशा है, यह पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल की यह पंक्ति है। लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए चले जा रहे हैं कभी सीना फुलाए। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये सब आपके पाठ्यक्रम में हैं, चाहे धूमिल हो, भवानी प्रसाद हो, रघुवीर साहब हो। तो इन सब की जो बात की जा रही है, जो पंक्तियों की बात की जा रही है, ये आपके पाठ्यक्रम में है और ये सारी चीज़ें आप लोगों को विस्तृत में पढ़ाया जा चुका है। वाजसरवा के बहाने प्रबंध काव्य किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुंवर नारायण का है। भाई आत्मजयी पूछा जा चुका है, वाजसरवा के बहाने भी पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस रचना की भूमिका अज्ञे ने लिखी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, काठ की घंटियाँ। काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लघु उपन्यास सोया हुआ जल किस संग्रह में संकलित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, काठ की घंटियाँ में संकलित हैं। केदारनाथ सिंह की लंबी कविता कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, बाघ इनकी लंबी कविता है। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, लक्ष्मीकांत वर्मा। हाँ, चौंकिए नहीं, नामवर सिंह नहीं। नामवर सिंह ने लिखा है कविता के नए प्रतिमान। नामवर सिंह ने लिखा है कविता के नए प्रतिमान, और मैंने पूछा है नई कविता के प्रतिमान, जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा का है, इसीलिए मैंने कहा चौंकिए मत। कुंवर नारायण के किस रचना का केंद्रीय विषय जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, आत्मजयी। 32 का डी हो जाएगा आत्मजयी। केदारनाथ सिंह की रचनाएं कौन सी हैं? केदारनाथ सिंह की रचनाएं, मतदान केंद्र पर झपकी इनकी है, अकाल में सारस है, यानी पहला दूसरा हो जाएगा। आवाज़ हमारी जाएगी, ये विजयदेव नारायण शाही का है। विजयदेव नारायण शाही का, विजयदेव नारायण शाही का आपको पता होगा एक ये है संवाद तुमसे, सुना होगा आपने। मछली घर तो सुना होगा, नहीं सुना है तो विजयदेव नारायण शाही का साखी सुना है। तो ये रचनाएं जो है, आवाज़ हमारी जाएगी, साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, ये सब विजयदेव नारायण शाही की हैं। केदारनाथ सिंह की सिर्फ 2 रचनाएं यहाँ पर हैं विकल्प में, मतदान केंद्र पर झपकी और अकाल में सारस। हरिनारायण व्यास की रचना कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। मृग तृष्णा भी है, त्रिकोण पर सूर्योदय भी है, बरगद के चिकने पत्ते भी है, आउटर पर रुकी ट्रेन भी है। मुक्तिबोध की कविता ने संगीत के मूल्यों का संहार किया है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, श्रीकांत वर्मा ने कहा है।
आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी देख रहे हैं, कई बार लोगों का कमेंट आता है सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। भाई स्क्रीनशॉट क्यों लेंगे? आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पर साहित्य की एक झलक लिखकर भेज दीजिए और आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी नंबर पर आप साहित्य की एक झलक लिखकर भेज दीजिए और फिर आपको जिस PDF से वीडियो आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं पड़ेगा। मुक्तिबोध का काव्य जिस संसार की रचना करता है वह एक भीतरी संसार है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, गंगा प्रसाद विमल। मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। किसका कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, नामवर सिंह। प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो प्रश्न मैंने पूछा है उसे भी जरूर बताना है आपको कमेंट करके। सतपुड़ा के जंगल कविता किसमें संकलित है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, गीत फरोश में संकलित है। शमशेर बहादुर के मृत्यु के बाद प्रकाशित रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा वी, सुकून की तलाश, 1998 में, 1998, 1998 में। नरेश मेहता की रचना महाप्रस्थान का विषय किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा डी, पौराणिक है, महाभारत से संबंधित है। भवानी प्रसाद मिश्र की अंतिम रचना कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, तूस की आग। अंतिम रचना हो जाएगी डी, तूस की आग। अनाम तुम आते हो रचना किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, भवानी प्रसाद की है। अनाम तुम आते हो भवानी प्रसाद मिश्र की, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कनुप्रिया, राधा व कृष्ण के प्रेम का वर्णन जिसमें है कनुप्रिया में, कनुप्रिया किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, धर्मवीर भारती की रचना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ काव्य रचना किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय की है। केदारनाथ अग्रवाल को कामचेतना का आंचलिक कवि किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। कामचेतना का आंचलिक कवि केदारनाथ अग्रवाल को रामविलास शर्मा। निराला की कविता को शताब्दी का काव्य किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, नामवर सिंह ने कहा है। देखिए दोनों में अंतर है, शताब्दी का कवि और शताब्दी का काव्य। शताब्दी का काव्य नामवर सिंह ने कहा है, लेकिन अगर यही लिखा होता कि शताब्दी का कवि लिखा होता कि निराला को शताब्दी का कवि किसने कहा है, तो लिख लीजिए कॉपी पेन अगर आपके पास है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। शताब्दी का कवि निराला को नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, जबकि शताब्दी का काव्य निराला को नामवर सिंह ने कहा है। तो दोनों ध्यान रखना, परीक्षा में अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी लिखा है शताब्दी का काव्य लिखा हो, आप जल्दबाजी में शताब्दी का कवि समझ बैठे तो गलत तो हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ध्यान रखना आप लोग। आलोक धनवा के बारे में सत्य कथन कौन सा है? उनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। इनकी कविता गोली दागो पोस्टर फिलहाल पत्रिका में छपी। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। गीत चतुर्वेदी की कौन सी रचना कविता संग्रह न होकर लंबी कविता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, उभयचर। उभयचर ध्यान रखना। और ये जो दिया गया है अलाप में गिरह, अगर प्रकाशन वर्ष कभी इसका पूछ लिया जाए अलाप में गिरह, तो ये सब बहुत बाद की रचनाएं हैं। 2010 में प्रकाशित हुई हैं। न्यूनतम में 2017 में प्रकाशित हुई है। खुशियों में गुप्तचर 2019 में प्रकाशित हुई है। तो बहुत बाद की नई रचनाएं हैं, और नई रचनाएं जरूर परीक्षा में एक आध पूछी जाती हैं। तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने प्रश्न पूछा है, इन 2 प्रश्नों को अंत में 2 प्रश्नों को कराने से पहले जो प्रश्न पूछा है उसे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। मैंने जो प्रश्न पूछा है, चीड़ों पर चांदनी जो आज चल रहा है, जिन लोगों ने पढ़ा हो ज़रूर उनसे मेरा प्रश्न है और उत्तर ज़रूर दें कि व्रेक्त और एक उदास नगर में उदास नगर किसे कहा गया है, और व्रेक्त का कौन सा नाटक देख रहा है लेखक। रोती हुई ममेड़ का शहर किसे कहा गया है। और दूसरी बात,
लेखक को यात्रा वृत्तांत लिखने का सुझाव किसने दिया? तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। जो लोग अंत तक देखेंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो ज़रूर बताएंगे। और नया बैच हमारे यहाँ शुरू है। आप इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नया बैच आपको सोमवार से 25 जुलाई से मिलेगा हिंदी भाषा का विकास से, UPHESC के लिए, UGC नेट के लिए। वियोगी होगा पहला कवि, संस्मरण किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, जानकी वल्लभ शास्त्री। निराला के पत्र रचना में सरोज की आयु कितनी बताई गई है? मैंने निराला के पत्र के अनुसार पूछा है तो उत्तर हो जाएगा ए, 17 वर्ष। निराला के पत्र के अनुसार मैंने पूछा है, जल्दबाजी नहीं करना है, जो प्रश्न पूछा गया वही उत्तर दें। सरोज स्मृति के अनुसार मैंने नहीं पूछा, मैंने निराला के पत्र के अनुसार पूछा है, सरोज स्मृति के अनुसार नहीं। निराला के पत्र के अनुसार यानी निराला के पत्र, दोनों में अंतर है। सरोज की स्मृति में आयु दूसरी बताई गई, निराला के पत्र में आयु दूसरी बताई गई, तो इसलिए मैंने निराला के पत्र रचना के अनुसार सरोज की आयु पूछी, जो कि उत्तर होगा 17 वर्ष। प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बाकी जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि आपके और भी जो मित्र हैं उन तक ये अच्छी जानकारी, साहित्य की एक झलक पहुँच सके। जो वीडियो पब्लिश है उस पब्लिश वीडियो को आप लोग अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, जो भी सोशल साइट्स हैं जहां पर आपके मित्र जुड़े हुए हैं आपसे, या जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उन्हें आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे परसों, कल तो नहीं होगा, साहित्य की एक झलक अल्टरनेट चलती है, तो परसों हम लोग फिर मिलेंगे साहित्य की एक झलक सीरीज 27 में।